नमस्कार, मैं हूं इंदु चौधरी। सीएनबीसी आवाज में स्वागत है आप सबका। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर से हटेगा पर्दा। साथ ही बैंकों के एनपी मुद्दे पर सरकार की तैयारियों पर भी हम बात करेंगे वरिष्ठ वकील सुजॉय कांतवाला से। बाकी कई सारी अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल देते हैं। उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों ने भी ली शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा को मिल सकती है कमान। कल शाम होगा शपथ ग्रहण। जीएसटी में सरकार की एक और गूगली। सर्विस टैक्स की हो सकती है अलग अलग दरें। महंगाई को काबू में रखने पर होगा फोकस। आवाज एक्सक्लूसिव। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी हो सकता है किसानों का कर्ज माफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात। किसानों के लिए मांगा मदद। देश में खड़ी हो रही है बेरोजगार इंजीनियर्स की फौज। डिग्री मिलने के बावजूद आधे से ज्यादा इंजीनियरिंग छात्रों को नहीं मिलती नौकरी। और सोशल मीडिया ने उड़ाई लोगों की नींद। फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर में देरी से सोते हैं लोग। निमहंस की स्टडी से खुलासा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की कमान संभाल ली है। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल डॉक्टर के पाल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रावत प्रदेश के नवे मुख्यमंत्री बने हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सरकार के बड़े मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विधायक सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, डॉक्टर हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस अब भी कायम है। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। हालांकि इस दौड़ में मनोज सिन्हा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बैठक में सिन्हा के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। इस खबर पर अपडेट लेने के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, कितनी देर में शुरू होने वाली है बैठक और किसके नाम पर सहमति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि किसके नाम पर मोहर लगती दिखाई दे रही है, तो साफ तौर पर इस पूरी की पूरी रेस में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे है। जिस तरीके से लगातार मनोज सिन्हा के नाम की अटकलें लग रही हैं, खुद मनोज सिन्हा कल काशी विश्वनाथ पहुंचे। आज उन्होंने सुबह सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और ये माना जाता है कि जब आप कुछ अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हो तब आप ईश्वर का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। मनोज सिन्हा आज गाजीपुर में अपने पैतृक गांव गए हैं और अपने पैतृक मंदिर पर भी दर्शन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ संकेत उनकी तरफ से भी मिल रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं कि उनको भी ये संकेत मिल चुके हैं कि इस रेस में वो सबसे आगे हैं। दूसरी बात, जिस बैठक की आपने बात कही, मैं उस लोक भवन के सामने हूं। इसी लोक भवन में बीजेपी के विधायक आज बैठेंगे और अपना नेता चुनेंगे। शाम को 4:30 बजे ये बैठक होनी है और जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, भूपेंद्र यादव और वेंकैया नायडू केंद्रीय मंत्री, वो दोनों लखनऊ आएंगे और विधायकों के साथ बैठकर उनके बीच उनकी राय जानेंगे। कहीं ना कहीं एक नाम जो पार्टी आला कमान ने मोटा मोटा तय कर लिया है, उसी नाम को प्रस्ताव किया जाएगा, उसी नाम को प्रस्तावित किया जाएगा और विधायकों की सहमति से, विधायकों की एक सहमत राय के बाद उस नाम की घोषणा कर दी जाएगी। कुछ देर में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी लखनऊ पहुंचने वाले हैं और इसी लोक भवन में विधायकों की आज बैठक होने के बाद इस उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जो अभी तक का सबसे बड़ा सस्पेंस है, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो अब ये जो सस्पेंस बना हुआ है वो अब से थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है खत्म हो जाएगा। शुक्रिया उत्कर्ष इस अपडेट के लिए। और इस बीच मनोज सिन्हा आज सुबह सुबह वाराणसी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। हालांकि इसके बारे में जब उनसे पूछा गया मुख्यमंत्री पद के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए। ऐसे में सिन्हा के नाम को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि अपने संसदीय क्षेत्र गाजीपुर जब सिन्हा पहुंचे तो उनसे यूपी के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद को रेस से अलग बता दिया। विधानमंडल दल की बैठक के बाद
पार्टी का संसदीय बोर्ड उचित फैसला करेगा। न मेरा कोई दावा है, न मैं इस रेस में हूँ। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष की माता जी का निधन हुआ था। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। मैं वाराणसी आया, सुबह संकट मोचन भगवान का दर्शन करके और अध्यक्ष जी के आऊँ। ये अनावश्यक रूप से कुछ लोग क्यों ये खबर चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक के बाद संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, उचित फैसला करेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी किसानों का कर्ज माफ कर सकती है। इस मुद्दे पर सरकार में चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात भी की। फडणवीस ने कहा कि कर्ज माफ करने के लिए स्कीम लाने की जरूरत है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था। महाराष्ट्र में जो 1 करोड़ 8 लाख किसान हैं, इन्होंने 1,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इनमें से करीब 31 लाख किसान ऐसे हैं कि जिनका कर्जा ओवरड्यू हुआ है और कर्जा ओवरड्यू होने से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम से वो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति तैयार हुई है और केंद्र सरकार ने इसीलिए हमको मदद करनी चाहिए। हमने उनसे निवेदन किया कि केंद्र सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिस स्कीम के तहत ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम से किसान बाहर हो रहा है, उसके कर्जे को हम लोग माफ करके, उस कर्जे को समाप्त करके उसमें कोई न कोई स्कीम लाकर हम लोग उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में वापस लाए। वहीं जीएसटी के बाद महंगाई की आग और ज्यादा ना भड़के लिए इसकर सरकार पूरी तरह से अब तैयारी कर रही है। जीएसटी की दरें रिटेल महंगाई को देखकर ही तय की जाएंगी। इसके अलावा सरकार सर्विस टैक्स को लेकर भी बड़ी राहत दे सकती है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। वहीं सेवाओं पर जीएसटी मौजूदा दरों के बराबर ही तय होगी। जानकारी ये भी है कि सर्विसेज पर 5, 12 या फिर 18% की सर्विस टैक्स लगाई जा सकती है। दरअसल इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जीएसटी लागू होने के बाद लगभग सभी क्षेत्र टैक्स के दायरे में आएंगे और ऐसे में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। सोशल मीडिया ने लोगों की नींद उड़ा दी है। जहां फेसबुक और व्हाट्सएप का जुनून लोगों पर इस कदर सवार है कि इसने लोगों की नींद छीन ली है। बेंगलुरु के निमहंस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की एक रिसर्च के मुताबिक व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से लोग देरी से सोते हैं और लेट उठते हैं। यही नहीं, लोग सोने के दौरान भी बीच में उठकर अपने फोन या फिर टैबलेट्स को चेक करते हैं। और अब बैंक डिफॉल्टर्स की खैर नहीं है। क्या है सरकार की तैयारी, इस पर बात करेंगे वरिष्ठ वकील सुजॉय कांतावाला से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैंकों का बढ़ता एनपीए जंजाल बन चुका है और सरकार अब डिफॉल्टर से आर पार के मूड में आ गई है। बैंक लोन डिफॉल्टर से निपटने के लिए केंद्र सरकार बड़े प्लान पर काम कर रही है। पीएमओ, वित्त मंत्रालय और आरबीआई की हाल में हुई बैठकों के बाद अब ये माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही फंसे कर्ज की वसूली पर बड़ा अभियान चला सकती है। इसके तहत बड़े डिफॉल्टर्स पर आपराधिक कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। एनपीए पर काबू के लिए लोन सेटलमेंट स्कीम भी लाई जा सकती है। इसके अलावा कमजोर बैंकों को सरकार मदद देने पर भी विचार कर रही है। दरअसल सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़कर 6,80,000 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें करीब 70% बड़े कॉर्पोरेट घरानों के नाम है। और चलिए इसी अहम खबर पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुजॉय कांतावाला भी बने हुए हैं। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सुजॉय, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि जो बड़े डिफॉल्टर्स है जिन पर अब कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है, यहां तक माना जा रहा है कि सरकार आपराधिक कार्रवाई भी करेगी ऐसे डिफॉल्टर्स पर, इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, टॉक्सिक लोन्स जो है ना, एक दीमक की तरह है। ये इकोनॉमी को खाए जा रहा है और इसका बर्डन दूसरे लोग के ऊपर आता है।
तो मैं बहुत ही ये कदम को पॉजिटिव समझता हूं। सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पे बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो बड़े कॉरपोरेट्स है, जो 6,80,000 करोड़ जो आपने फिगर बताया, इससे शायद थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इसमें जो अगर रिकवरी नहीं होती, या तो अगर इसको स्पीडी रिकवरी करके बैंक्स अगर थोड़ा हेयरकट लेती है, थोड़ा कम कर देती है और सामने बैठकर अगर वन टाइम सेटलमेंट में इसमें से बहुत ज्यादा पैसा अगर वापस आता है इकोनॉमी में, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट होगा। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख लो, जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, जो लोग, जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स है, जो कंपनी के इंचार्ज थे, अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने कुछ भी फजिंग रिकॉर्ड्स करके कहीं ना कहीं पैसा साइफन ऑफ किया, जैसे विजय माल्या फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आजकल उसका नाम दे सकते हैं, अगर ये साबित हो गया तो क्रिमिनल एक्शन भी इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। इससे डर पैदा होगा। कॉर्पोरेट्स को आज डर नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई छुएगा नहीं, तो इससे एक डर पैदा होगा कि दे विल बी मोर अकाउंटेबल, दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और उसके वजह से क्रिमिनल एक्शन लेना ही चाहिए। जिसने विलफुल डिफॉल्ट किया है, जो डेलिबरेटली ऐसा समझते हैं कि सरकार का पैसा बस अपने लेते जाओ लोन, हमको देना नहीं है वापस, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कदम है सरकार का, और इससे अक्रॉस द इंडिया आई एम श्योर पीपल विल वेलकम। लेकिन सुजॉय सर, एक कंसर्न जो यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने विजय माल्या का उदाहरण दिया, लेकिन कई सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए जो है वो बैंकों के फंसे पड़े हुए हैं। विजय माल्या की अगर हम बात करें तो अब तक सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं, जो भी प्रोसेस है वसूली को लेकर, वो नाकाफी साबित हुए हैं और सरकार को कोई खास सफलता भी नहीं मिली है। ऐसे में अब जो तैयारियां की जा रही हैं, ये तमाम जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो लगता है कि वो सफल हो पाएंगे ये कदम? देखिए, हमेशा जो ऑफेंडर रहता है वो प्री प्लान्ड एफर्ट करता है, वो हमेशा कानून के थोड़े आगे रहता है। लेकिन अगर ऐसा कानून रहा जो गैलप करके ऑफेंडर को पकड़ लेगा, और ऐसा अगर कानून और सिस्टम डिवाइस किया जो अब होने जा रहा है, सरकार अभी वो कर रही है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री, टॉप बॉसेस जो है, आरबीआई के और पीएमओ की ऑफिस, ये सब बैठ के और मेरे जैसे अगर कोई वकील हेल्प कर सकते हैं तो हम भी रेडी है, क्योंकि ये देश का पैसा है, ये आपका और मेरा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। अगर ऐसा सिस्टम, ऐसा चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम क्रिएट हो जाए कि रिकवरी बहुत फास्ट हो, प्रैक्टिकल हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कदम होगा, और इसमें हम सबको शामिल होकर इसको एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि विजय माल्या के केस में अगर आप देखें तो विजय माल्या ने जो प्लान किया था और उसके वजह से सरकार, ये गवर्नमेंट और जो एजेंसीज थी, ईडी और सब थोड़े पीछे रह गए। लेकिन अब जो नई स्कीम फॉर्मुलेट होगी, उसके वजह से बहुत ही कानून का और भी स्ट्रांग हाथ हो जाएगा, और रिकवरी विल बी फास्टर, क्योंकि क्रिमिनल एक्शन है इसमें। लेकिन यहाँ पर जो बैंक ब्यूरो के प्रमुख है विनोद राय, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो बैंक अधिकारी है वो वसूली ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जो पर्याप्त सख्ती उनको दिखानी चाहिए वसूली के लिए, वो नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में अगर ये नियम बन भी जाते हैं तो कितनी सफलता यहाँ पर हाथ में लगती हुई नजर आएगी अगर बैंक ही अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए तो? इसके लिए आजकल बैंक के ऑफिशियल्स भी अरेस्ट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो किंगफिशर के केस में बैंक के ऑफिशियल्स भी अरेस्ट हो गए, काफी दिन जेल में रहे। ये एक बहुत ही रेड जैसा सिग्नल है दूसरों के लिए कि अगर वो किसी भी तरह एड एंड अबेट करेंगे कोई भी बड़े कॉर्पोरेट को, फजिंग ऑफ रिकॉर्ड्स और लोन इजीली देंगे। हम लेने जाते तो 1 लाख रुपया नहीं देते, 25 टाइप के सवाल करते, ये लोग जाते तो उनको करोड़ों रुपए ऐसे दिए जाते। तो ये ऐसा अगर वो अकाउंटेबल हो जाएंगे, उनको डर पैदा होगा, तो बैंक भी लोन देने के पहले 10 बार सोचेगी, जो डिजर्विंग लोग है उसको देगी, और अब वो ज्यादा एफर्ट्स करेंगे ये स्कीम के तहत, जो ये स्कीम अभी नई सरकार बनाने जा रही है रिकवरी के लिए। अगर रिकवरी जल्दी होगी, रुपये का अगर 80 पैसा भी आ गया वापस, तो भी ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 6,80,000 करोड़ आप सोचिए, देश का पैसा लॉक है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है पीएमओ का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का। आई रियली अप्रिशिएट इट, आई सैल्यूट। आप मानते हैं कि यहाँ पर बैंकों को भी जो अपने कर्ज देने के नियम है उसमें सख्ती लाने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले जो मामले हैं एसबीआई जैसे बड़े बैंक के ऊपर भी करोड़ों का कर्ज है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। देखिए, 2 टाइप के आप डिफॉल्ट हो सकते हैं। एक विलफुल डिफॉल्ट हो सकता है, जहां पे सोची समझी साजिश है।
अकाउंट्स फर्ज कर दिए, टर्नओवर दिखा दिया और बैंक्स और सबको बेवकूफ किया। दूसरा, जेन्युइनली इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो सकता है। वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से हम एक वर्ल्ड इकोनॉमी में डील कर रहे हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी में जेन्युइन ऐसे हो सकते हैं जहां कहीं कोई सेक्टर्स है जहां पे जिसको रियल प्रॉब्लम्स है। तो ये सिस्टम में ऐसे दोनों कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको सिस्टमैटिकली उसको देखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम के हिसाब से टिक करना चाहिए कि अप्रोप्रिएट बॉक्स में कौन सी कैटेगरी कहां बैठती है। और उसके बाद अगर ये साबित हुआ कि बैंक ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट्स दोनों साथ में मिले जुले तो विलफुल डिफॉल्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लेना ही चाहिए और 120B जैसे कॉन्स्पिरेसी के तहत इवन बैंक ऑफिशियल्स को साथ में क्रिमिनली लायबल होना चाहिए और प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा, आगे की जो लोन्स देने वाले हैं उसमें वो लोग बहुत केयरफुल रहेंगे और जो पीछे रिकवरी करना है वो जल्दी हो जाएगी रिकवरी, क्योंकि ये जो प्लान बनाने जा रहे हैं ये लोग सरकार, वो प्लान के तहत वो लोग वन टाइम सेटलमेंट को भी एंकरेज करने वाले हैं। तो आप वो सरकार एंकरेज करने वाली है कि भाई आप आइए और तुरंत आपका अकाउंट सेटल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुजॉय सर, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कदम यहाँ सरकार उठाने की तैयारी कर रही है और देखना ये होगा कि अगर बैंक भी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं तो आने वाले दिनों में बैंकों की कम से कम बैलेंस शीट जो है वो थोड़ी तंदुरुस्त होती जरूर देखेगी और एनपीए के मोर्चे पर बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद गर्मी की छुट्टियों के लिए टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने खोला है पिटारा। होटल बुकिंग पर 70% तक की छूट है। इंडिया टुडे इज ग्रेट, टुमारो इट विल बी फैंटास्टिक, ये कहना है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी क्रांति के जरिए 21वीं सदी में सुपर पावर बनने को तैयार है। अंबानी का कहना है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएंगे। अंबानी का कहना है कि 21वीं सदी में चौथी औद्योगिक क्रांति का समय आ चुका है, जिसमें डिजिटल और बायोलॉजिकल साइंस के जरिए भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। और महाराष्ट्र के एफडीए ने मैकडॉनल्ड्स को कोका कोला जीरो बेचने पर रोक लगा दी है। बिना चेतावनी के आर्टिफिशियल स्वीटनर मिली कोक बेचने के चलते एफडीए ने ये रोक लगाई है। कोका कोला जीरो ड्रिंक में एस्पर्टम और एसिसल्फेम पोटेशियम जैसे कृत्रिम मिठास रहती है, जिससे मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती है। एफडीए के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स कोका कोला जीरो को कैन में बेच सकता है, लेकिन सीधे डिस्पेंसर से बेचना नियमों के खिलाफ है। महाराष्ट्र में मौजूद मैकडॉनल्ड्स के 60 आउटलेट्स पर ये रोक लगा दी गई है। और अगर आप इस साल ये सोचकर परेशान हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में घूमने कहां जाएं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने मार्च से ही बेहतरीन ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं, जहां न केवल डिस्काउंट्स हैं बल्कि थीम पार्क के कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। गर्मी की छुट्टियों की बुकिंग शुरू हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई टूर एंड ट्रैवल कंपनियां प्री बुकिंग के लिए बेहतरीन ऑफर्स आपके लिए लेकर आई हैं। फैमिली को बाउंड करने के लिए, फैमिली को साथ में एक एंजॉय करने के लिए हम हॉलिडे प्लान करते हैं। सो टू कीपिंग दैट इन माइंड, हमने एक फन फील्ड हॉलीडेज, थीम पार्क बेस्ड फन फील्ड हॉलीडेज लॉन्च किया है। ये जो हॉलीडेज है वो 5 नाइट्स मिनिमम 5 नाइट 6 डेज के हॉलीडे है फॉर अ शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन, मेनली हांगकांग, दुबई, सिंगापुर एंड मलेशिया का जो हमने ये चार शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन लॉन्च किए हुए हैं। एंड लॉन्ग हॉल के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए ये हॉलीडेज लॉन्च किए हुए हैं। थॉमस कुक थीम पार्क टूर का ऑफर लेकर आई है। इनमें इंटरनेशनल थीम पार्क पैकेज भी है, जो 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू हो रहे हैं। इनमें डिज्नी थीम, हैरी पॉटर, सी वर्ल्ड जैसे थीम भी शामिल हैं। कॉक्स एंड किंग्स सेलिब्रेशन ऑफर्स दे रहे हैं, जिनमें 9% तक सर्विस टैक्स की छूट आपको मिलेगी। घरेलू ट्रिप पर फैब 4 ऑफर चल रहा है, जिसमें आप लकी ड्रॉ के जरिए 7,000 रुपए का डिस्काउंट, iPhone 7 फ्री थाईलैंड या फिर यूरोप ट्रिप पर जीत सकते हैं। अगर आप अभी से गर्मी की छुट्टियों के लिए बुकिंग करते हैं
तो 31 मार्च तक लकी ड्रॉ के जरिए ऑफर भी जीत सकते हैं। यात्रा.com ने भी प्री बुकिंग पर उड़ानों पर 1000 से 10,000 तक के लिए डिस्काउंट ऑफर दिए हैं। यात्रा होटल बुकिंग्स पर 70% तक छूट दे रहा है। चुनिंदा कार्ड पेमेंट से 7,000 रुपए तक कैशबैक का ऑफर भी मिला है। ऑल हॉलिडे पैकेजेस पे अगर आप HDFC या SBI कार्ड यूज करेंगे तो आपको 7,000 तक ऑफर ऑफ मिलेगा हॉलिडेज पे। अगर आप चाहते हो कि मई जून में ट्रैवल करें तो ये बहुत बढ़िया मौका है। अर्ली बर्ड ऑफर्स जो यूरोप के हैं उसका फायदा उठाइए। कई कंपनियों ने प्री बुकिंग यानी मार्च से जून तक बुकिंग करने पर कॉम्बो ऑफर के साथ सर्विस टैक्स में भी कटौती करने का फैसला किया है। जानकारों के मुताबिक हर साल 55% बुकिंग फैमिली वेकेशंस की होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने इस साल अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए हैं, जिसका फायदा आप प्री बुकिंग करके उठा सकते हैं और गर्मियों की छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। सुरभि कौर, दिल्ली। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।